नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से। जबलपुर जिले में एक बरगढ़ नाम का गांव पड़ता है और इसी बरगढ़ गांव में रहने वाला अनवर अनवर जो पेशे में एक मिस्त्री होता है, वह गांव के लोगों के मकान बनाने का काम किया करता था। अनवर मकान बनाकर अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था, लेकिन अनवर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जितने भी पैसे कमाया करता था उन सभी पैसों से गैर औरतों पर उड़ा दिया करता था, क्योंकि अनवर शराब और शराब का काफी शौकीन होता है, जिसकी वजह से अनवर के परिवार में हमेशा गरीबी का आलम छाया रहता था। अब अनवर के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम सलमा होता है। सलमा जो कि बहुत ही खूबसूरती महिला होती है, अपने ही घर के कामकाज करती रहती है। लेकिन अनवर की पत्नी सलमा अपने पति को अक्सर एक ही बात कहा करती, तुम भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ लो। लेकिन अनवर ये ऐसा व्यक्ति था जो अपनी धर्म पत्नी की सारी बातों को एक कान से सुनता था, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। आए दिन पति पत्नी में झगड़े भी होते रहते हैं और झगड़े का मुख्य कारण होता है दोनों के पास कोई भी औलाद नहीं होती है। बस इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े रहते हैं। अब पति पत्नी सलमा अपने पति दोष दिया करती है और पति अनवर अपनी पत्नी को दोष दिया करता है। ये दोनों किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वहां से दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। दोनों पति पत्नी थक चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं, लेकिन सलमा और अनवर दोनों अंधविश्वासी भी होते हैं। कोई भी तांत्रिक या फिर कोई पुजारी जहाँ पर भी इनको कहीं मिल जाया करता था, अपने हाथ दिखाने बैठ जाया करते थे। उनके बीच में यही बड़ी कमी होती है। लेकिन दोस्तों अनवर होता है वह अपनी शराब और कबाब चलते दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आई जाती है 12 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अनवर अपनी पत्नी सलमा के साथ अपने घर के अंदर बैठा हुआ बातचीत कर रहा होता है, साथ में खाना भी खा रहा होता है, और उसी समय एक तांत्रिक इनके घर में आ जाता है। उस तांत्रिक का नाम अब्दुल होता है। अब जैसे ही अब्दुल तांत्रिक को दोनों पति पत्नी को देखता है तो परंतु अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, और उसके बाद अनवर और अनवर की पत्नी सलमा देवी ये दोनों ही उस तांत्रिक अब्दुल के पास बैठ जाते हैं, और फिर अब्दुल तांत्रिक को कुछ दान दक्षिणा भी दी जाती है। और फिर इसके बाद अनवर होता है इस तांत्रिक अब्दुल को अपने हाथ दिखाता है, और उसके बाद सलमा इस तांत्रिक अब्दुल को कहने लगती है कि हम दोनों के पास कोई भी औलाद नहीं है और आए दिन हम दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता है। बस इसी बात को लेकर वह हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, और अब्दुल तांत्रिक जैसे ही दोनों की बात को सुनता है तो कहने लगता है कि इस समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मोटी दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। अनवर कहने लगता है कि तांत्रिक जी जो भी पैसा फिक्र मत करो, हम देंगे दान दक्षिणा, उसकी फिक्र मत करो, वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन हमें उपाय जरूर बता दो। इसके बाद अब्दुल तांत्रिक सलमा और अनवर को कहने लगता है कि देखो, 10 महीने बाद तुम्हें अच्छा सा बेटा पैदा होने वाला है, लेकिन इसके लिए अनवर तुम्हें एक ऐसा काम करना पड़ेगा। अनवर तांत्रिक को कहने लगता है कि मुझे जल्दी से बताओ क्या करना पड़ेगा। तभी वो अब्दुल तांत्रिक अनवर को कहता है कि तुम्हें किसी कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा, और कब्रिस्तान में जाने के बाद वहां जो महिलाएं होती हैं उन महिलाएं की लाशों के साथ तुम्हें गलत काम करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात सलमा को सुनाई दी जाती है तो सलमा नाराज की बजाय खुश हो जाती है। वह तांत्रिक को कहने लगती है कि मेरा पति ये सब कुछ कर सकता है, बस हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तांत्रिक फिर से अपनी बातों को दोहराता है और कहता है कि तुम्हें कब्रिस्तान में जाकर 3 महिलाओं के साथ अपनी रातें गुजारनी है। और इस तरह से ये तांत्रिक अब्दुल यहाँ से मोटी दान दक्षिणा लेकर चला जाता है। लेकिन सलमा अब अपने पति अनवर को कहने लगती है कि देखो, तुम्हें ये काम करना ज़रूर पड़ेगा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर तुम्हें तलाक दे दूँगी। और इस बात को लेकर अनवर और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैसे ही पति पत्नी के बीच बात हो रही होती है, तब इस गांव के एक मुखिया जिसका नाम राशिद होता है, वो इन दोनों के घर आता है। राशिद अब अनवर को आवाज़ लगाता है, और इसके बाद जो अनवर की पत्नी सलमा होती है वो अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। और जैसे ही राशिद पर उसकी नज़र पड़ती है तो फिर उसके बाद राशिद इस सलमा को कहने लगता है, मुझे तुम्हारे पति से बातचीत करनी है। और इसके बाद राशिद इस अनवर के पास आता है, अनवर को कहने लगता है कि देखो, मैं आज इस गांव के कब्रिस्तान में गया था, वहां पर कुत्तों ने काफी गंदगी फैला रखी है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, और इस गंदगी को हमें बहुत जल्दी साफ करवाना होगा। और मैं चाहता हूं कि सफाई के लिए अनवर तुम्हें उस कब्रिस्तान की चार दीवारी बनानी है। अनवर जैसे ही काम की बात को सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि अनवर कब्रिस्तान के अंदर दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। अब जैसे ही कब्रिस्तान की चार दीवारी की बात कही जाती है तो अनवर वहां पर खुश हो जाता है, और अनवर एक
राशिद को कहने लगता है कि मैं कल सुबह वहां पर काम करने जरूर आऊंगा और वह दो चार बातें समझाने के बाद राशिद उसके घर से निकल जाता है, अपने घर पर चला जाता है। लेकिन अनवर सोचने लगता है कि वहां पर काम करने के लिए मुझे मजदूर की भी जरूरत पड़ेगी, और इस तरीके से अनवर वह अपने घर से निकलता है, किसी मजदूर की तलाश करने लग जाता है। तभी अनवर को ख्याल आता है कि हमारे गांव में एक छोटा सा मजदूर भी है जिसका नाम फरीद होता है, क्यों ना मैं उसके घर जाऊं। उसके बाद जो अनवर होता है वो फरीद के घर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद अनवर फरीद के घर पर दरवाजे पर पहुंच जाता है और फिर फरीद के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। उसके बाद फरीद जो है अपनी पत्नी आयशा होती है वो अपनी दरवाजा खोल देती है, और जैसे ही आयशा का घर का दरवाजा खोलती है तो फिर अनवर की नजरें फरीद की पत्नी आयशा पर पड़ती हैं। आयशा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत महिला होती है, और अनवर की नज़रें जैसे ही आयशा पर पड़ती हैं तो उसके बाद अनवर की नीयत इस महिला की खूबसूरती पर खराब हो जाती है। अनवर सोचने लगता है कि काफ़ी खूबसूरत महिला है, क्यों ना इसका आज फ़ायदा उठा लेना चाहिए। लेकिन उसी समय फरीद की पत्नी आयशा पूछने लगती है कि तुम्हें किससे बात करनी है। तभी अनवर कहता है कि मुझे तुम्हारे पति फरीद से बात करनी है, किसी मजदूरी के माध्यम से मैं बात करने के लिए आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और तुम्हारा पति कहाँ है। इसके बाद आयशा अनवर को कहने लगती है कि मेरा पति तो शराब के नशे में धुत होकर घर के अंदर लेटा हुआ है। और इसके बाद अनवर घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अनवर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर जाता है देखता है कि आयशा का पति फरीद शराब के नशे में धुत होकर चारपाई पर लेटा हुआ था। अब अनवर इस बात को सोचने लगता है कि इसका पति रहमान तो शराब के नशे में लेटा पड़ा है, क्यों न इस बात का फायदा उठा लिया जाए। लेकिन उसी समय आयशा अब अनवर को कहने लगती है मुझे 1,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरा पति शराबी है, वह मुझे पैसे नहीं देता है। अनवर अपने मन में सोचने लगता है कि महिला मुझसे जब पैसे उधार मांग लिए हैं तो क्यों ना मैं अपने मन की बात सामने रख दी जाए। अनवर कहने लगता है कि पैसे तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जैसे ही ये बात की जाती है तो दोस्तों आयशा इसकी सारी बातों का इशारा समझ चुकी होती है। आयशा के पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता है। आयशा के घर में गरीबी होती है और गरीबी को दूर करने के लिए आयशा गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे तैसे करके आयशा मान जाती है। उसके बाद फिर आयशा खुद ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है, और फिर उसके बाद अनवर का हाथ पकड़कर वह अपने कमरे के अंदर ले जाती है, और फिर उसके साथ दोनों ये गलत रिश्ते कायम करना लग जाते हैं। और दोनों ही अपनी रजामंदी से इस गलत काम को करना तब तक शुरू करते हैं तब तक दोनों को मन खुश नहीं हो जाता है, यानी दोनों को संतुष्टि नहीं मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों ये सब काम खत्म हो जाता है। उसके बाद अनवर इस महिला को जो है 1,000 रुपये देता है, और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर अब आता जाता रहूंगा। लेकिन जाने से पहले अनवर आयशा को कहने लगता है कि जैसे तुम्हारे पति की आंख खुल जाएगी तो उसके मेरे घर भेज देना। और इस तरीके से ये यहाँ पर जो है काम खत्म करके अनवर इसके घर से निकल जाता है, अपने घर पर आ जाता है। और जैसे ही शाम के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, फिर रहमान की आंखें खुलती है। तो फरीद जैसे ही आंखें खुलती है तो उसकी पत्नी आयशा फरीद को कहने लगती है कि तुम्हें अनवर ने अपने घर पर बुलाया है, क्योंकि कोई जरूरी काम होगा। जब तुम सोए हुए थे तो तुम्हारे घर पर आया था। अब फरीद तुरंत चारपाई से खड़ा होता है और उसके बाद तुरंत अनवर के पास अनवर से बातचीत करने के लिए पहुंच जाता है अनवर के घर। और रहमान मुझे कब्रिस्तान में 4 दीवारी का ठेका मिला है, और वह दीवारी का काम तुम्हें पूरा करवाना होगा। क्या फरीद तुम इस काम के लिए तैयार हो। अब 8 बजे के आसपास कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। रहमान खुश हो जाता है क्योंकि फरीद को काम की ज़रूरत होती है, और उसके बाद फरीद को घर पर चला जाता है। आज की पूरी रात गुजारी जाती है। अगला दिन हो जाता है 13 दिसंबर 2025 के करीब 8 बजे के आसपास। अब अनवर फरीद के घर की तरफ फिर जाता है, और फिर इसके बाद वैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं तो फिर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, और उसके बाद फरीद की पत्नी आयशा अपने घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि अनवर उसके सामने खड़ा होता है। अनवर देखकर ये महिला खुश हो जाती है, क्योंकि आयशा को अनवर पैसे देने लग जाता है। और इसके बाद अनवर आयशा को कहने लगता है कि आज रात में तुम्हारे घर जाऊंगा। आयशा कहने लगती है कि मेरा पति मेरा घर रहता है, लेकिन अनवर आयशा को कहने लगता है कि उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, लेकिन आज रात तेरे घर जरूर आने वाला हूँ। और इसी बात अनवर आयशा को पूछने लगता है कि फरीद कहाँ गया है। तभी आयशा कहने लगती है कि फरीद तो कब्रिस्तान की तरफ चला गया है। इसके बाद अनवर जो है कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर फरीद और गांव का सरपंच राशिद इसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और उसके बाद जैसे ही अनवर का कब्रिस्तान में पहुंचता है तो उस राशिद अनवर को कहने लगता है कि तुम्हें इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवानी है। जैसे ही राशिद इसका सारा कामकाज बता देता है, फिर उसके बाद जो
अनवर और फरीद होते हैं, ये दोनों उस काम को करने में व्यस्त हो जाते हैं। आज का पूरा दिन ये वही काम करते हैं, रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम के लगभग 5 बजे का आसपास वक्त होता है, इसी गांव के अंदर एक महिला की मौत हो जाती है। उस महिला का नाम दोस्तों राबिया होता है और राबिया लंबी बीमारी के कारण इसकी जो है मौत हो गई थी। राबिया की उम्र लगभग 30 साल की थी और इसके बाद गांव के लोग उस महिला को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ आते हैं। जैसे ही अनवर की नज़र गांव के लोगों पर पड़ती है तो अनवर दुखी होने की बजाय खुश हो जाता है, क्योंकि अनवर का काम पूरा होने वाला था। अनवर को तांत्रिक की सारी बातें याद आ रही थी और इसके बाद गांव के लोग जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, फिर अनवर एक व्यक्ति से पूछने लगता है कि गांव में किसकी मौत हो गई है। वह व्यक्ति अनवर को कहने लगता है कि गांव की एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल की थी और उसका नाम जो है राबिया था, उसकी लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई है। इस गांव के लोग उस महिला की लाश को इस कब्रिस्तान में दफनाने लग जाते हैं। जैसे गांव वालों का ये काम खत्म हो जाता है तो गांव वाले फातिमा की लाश को दफनाने के बाद गांव के अंदर वापस जाते हैं और फिर इसके बाद जो अनवर का काम होता है वो शुरू होने लगता है। अनवर अपने दोस्त फरीद को कहने लग जाता है कि फरीद, तुझे आज तेरा एक काम करवाना है। फरीद पूछने लगता है कि ऐसा कौन सा काम है। तभी दोस्तों वो फरीद है जो अनवर दोनों उस काम को बताते हैं, एक दूसरे से जिक्र करते हैं कब्रिस्तान के अंदर। दोस्तों वो कहता है कि फरीद पहले तो मना कर देता है, लेकिन वह फरीद को कहता है अगर तू आज की रात थोड़ा सा समय मेरे साथ यहाँ पर कब्रिस्तान में बिताएगा तो मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। लालच में फरीद आ जाता है और लालच का वशीभूत होकर रहमान मान जाता है और उसके बाद रात हो जाती है। करीब 10 बजे के आसपास समय होता है। अनवर होता है फरीद को कुछ पैसे देता है और कहता है कि शराब के ठेके से कुछ 2-4 बोतलें लेकर आओ। उसके बाद फरीद ठेके की शराब पर जाता है और वहां से शराब खरीद कर लेकर आता है, कब्रिस्तान में आता है। फिर उसके बाद जो अनवर और फरीद होते हैं ये दोनों बैठकर वहाँ शराब पीने लग जाते हैं। करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है, दोनों को गहरा नशा हो चुका होता है और नशे की हालत में अब अनवर फरीद को कहने लगता है कि आज गांव के लोग कब्रिस्तान में आए थे और इस महिला को यहाँ पर दफना कर गए हैं। मुझे तांत्रिक ने बताया था कि यहाँ पर महिला के साथ यानी कि 3 महिलाओं के साथ मुझे 3 रात गुजारनी है और आज मैं पहली रात इस महिला के साथ गुजारने वाला हूँ। रहमान डर जाता है, लेकिन जैसे ही फरीद को 5,000 रुपये देता है तो फरीद वहीं पर बैठ जाता है और उसके बाद अनवर उस महिला की लाश कब्र को निकालने में लग जाता है और उस महिला की लाश को कब्र से बाहर निकाल कर लिया जाता है। फिर अनवर इस महिला की लाश के साथ गलत काम करने लग जाता है। इस गलत काम को तब तक करता है तब तक उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है और जैसे ही वह अनवर की पूरी इच्छा हो जाती है तो फिर उसके बाद अनवर फरीद को कहने लगता है कि मैं इस लाश को दफना देता हूँ और फिर घर की तरफ चलेंगे। इसके बाद जो है अनवर उस महिला राबिया की लाश को वापस कब्र के अंदर दफना कर देता है और काम खत्म करने के बाद दोनों यहाँ पर बैठकर काफी देर तक शराब पीते हैं। अनवर बहुत चालाक व्यक्ति होता है, वह रहमान को काफी ज्यादा शराब पिला देता है और उसके कारण रहमान के गांव लड़खड़ाने लगते हैं। फरीद की काफी ज्यादा नशा हो चुका था, लेकिन ये अनवर इसकी पत्नी आयशा के साथ वक्त बिताना चाहता था। ये बात उसको याद होती है और इसके बाद अनवर फरीद को कहने लगता है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद अनवर और फरीद रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास रहमान के घर पहुंच जाते हैं तो फरीद देखता है दरवाजा खटखटाता है। उसके बाद फरीद की पत्नी आयशा घर दरवाजा खोलती है और देखती है कि फरीद और अनवर दोनों उसके घर के ठीक सामने खड़े होते हैं। आयशा भी फरीद को देखकर कहने लगती है इसको काफी ज्यादा शराब पी रखी है, इन्हें काफी नशा है। अनवर कहता है कि ये शराब मैंने ही पिलाई है। इसके बाद जब फरीद को काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो इसके बाद ये लड़का जो अनवर होता है फरीद और भी ज़्यादा शराब पिलाता है और वहाँ पर गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद आयशा अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खुद ही से ही बंद कर लेती है और फिर इसके बाद ये दोनों ही एक कमरे में जाते हैं और कमरे के साथ एक के बाद दोनों रिश्ते जो बनाने लगते हैं अपनी रजामंदी से। इनके रिश्ते तब तक कायम होते हैं जब तक इनकी भावनाओं की तृप्ति नहीं होती है, दोनों के मन में शांति नहीं मिलती है और इस तरीके से इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है। आयशा अनवर को कहती है मुझे जो है 20,000 रुपये की सख्त जरूरत है। इसके बाद अनवर अपने दोस्त फरीद की जेब से 20,000 रुपये निकाल कर ऊपर से ये 1,000 रुपये निकाल कर सारे पैसे दे देता है और आयशा भी पैसे लेने के बाद बहुत खुश हो जाती है। रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और जब इसके बाद अनवर जैसे ही इसके घर से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है और आयशा की पड़ोसन
दोस्तों राबिया इस सब कुछ देख लेती है। राबिया जैसे ही अनवर को इस महिला के घर से बाहर निकलता देखती है तो राबिया सोचने लगती है कि अनवर तो अय्याज के साथ जो है अपनी रातें रंगीन करता है, और रवीना सोचने लगती है कि ये बात इसके पति को पता चलनी चाहिए। इस तरह से रात में ही दोस्तों अनवर अपने घर आ जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय जो फातिमा होती है इसको सोच रही होती है कि ये कब जो है फरीद अपने घर से निकले। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 7:30 बजे का आसपास का वक्त होता है तो दोस्तों जो फरीद अपने घर से बाहर निकलता है उसके बाद जो फातिमा होती है फरीद को देखती है तो फरीद के पास आ जाती है। फरीद को बताती है कि तुम्हारी पत्नी अनवर के साथ अपना समय गुजारती है, रात के समय में उसको रंगे हाथों पकड़ा था। अब जैसे ये बात फरीद को बताई जाती है तो इस पर वह फरीद काफी गुस्सा हो जाता है। फरीद तुरंत अपनी पत्नी के पास चला जाता है। अपनी पत्नी आयशा से पूछने लगता है कि तुमने रात मुझे धोखा दिया था, रुबीना मुझे बताओ क्या हुआ था। लेकिन आयशा पूछने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फातिमा ने जो बताया तुम्हें वो सब झूठ है और ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन आयशा अपनी पति की आंखों पर पट्टी बांधे हुए कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों तभी वो कहते लगती है, उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। वो जानती है कि इसे कोई बात का पता नहीं लगना चाहिए और ये औरत झूठ पे झूठ बोल रही है। और इस तरह से जो है फरीद अपनी पत्नी की सारी बातों पर यकीन कर लेता है। फरीद भी सोचने लग जाता है कि ऐसा हो सकता है कि आयशा हमारे घर में आग लगाना चाहती हो। इस बात को लेकर उन दोनों में काफी ज्यादा नोकझोंक हो जाती है, लेकिन वो फिर शांत हो जाते हैं। अब आयशा कहने लगती है कि मुझे कब्रिस्तान में जाना है, वहां पर काम बाकी पड़ा है, मुझे काम करने जाना है। आयशा कहती है तुम जा सकते हो, और इसके बाद जो है फरीद अपने घर से बाहर निकलता है, कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ जो अनवर होता है और वही दूसरी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला होता है। लेकिन इस बारे में ना तो रहमान जानता था और ना ही जो फरीद जानता था कि आज गांव के अंदर कोई दूसरी मौत होने वाली है। जैसे ही सुबह के करीब 12 बजे का आसपास वक्त होता है, अनवर और फरीद दोनों कब्रिस्तान के अंदर काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय गांव के लोग एक महिला के पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेकर आते हैं। अनवर की नजर जैसे ही लोगों पर पड़ती है तो अनवर शाम के समय बेहद खुश हो जाता है। अनवर सोचने लगता है कि आज उसकी दूसरी मनोकामना की इच्छा पूरी होने वाली है। और इस तरह से गांव के लोग जैसे ही इस कब्रिस्तान के पास आते हैं तो अनवर आज की भी किसी व्यक्ति से पूछता है कि आज किसकी मौत हो गई है। तभी व्यक्ति कहने लगता है कि गांव की एक महिला है जिसकी मौत हो गई है 1 सप्ताह के अंदर अंदर। गांव में दूसरी महिला की मौत हो गई, लेकिन अनवर दुखी होने की बजाय खुश होता है और इसके बाद गांव के लोग इसे दूसरी महिला के शव को यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देते हैं। और कब्रिस्तान के अंदर दफनाने के बाद गांव के सभी लोग गांव में वापस चले जाते हैं। लेकिन अनवर फरीद को कहने लगता है देखो आज गांव की दूसरी महिला इस कब्रिस्तान में आ चुकी है, मुझे यहाँ पर एक रात थोड़ा सा समय गुजारना है, आज तुम्हें मेरे पास रुकना पड़ेगा। फरीद मना करने लगता है, लेकिन जो अनवर होता है इस फरीद को का इसकी कमजोरी समझ जाता है, यानी कहने लगता है मैं तुम्हें शराब भी दूंगा और पैसे भी दूंगा। और इस तरह से ऐसे तैसे करके फरीद को वो मना लेता है। और इसके बाद पूरा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है। शाम के लगभग 8 बजे के आसपास अनवर फरीद को कहने लगता है कि फरीद आज भी शराब के ठेके से जाकर शराब लेकर आओ। उसके बाद जो है फरीद उसको कुछ पैसे देता है और फिर ये लड़का जो है रहमान उससे इसके बाद गांव के ठेके से जो है शराब की बोतल लेकर आता है। शराब खरीदने के बाद जो फरीद वापस कब्रिस्तान में आ जाता है। रात के तकरीबन 9:30 से 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। फरीद और अनवर दोनों बैठकर यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर काफी देर तक शराब पीते हैं। और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद जो है अनवर होता है फरीद को कहने लगता है कि मुझे अपना काम करना है। फरीद कहने लगता है कि तुम यहाँ पर काम मत करो, लेकिन जो अनवर होता है वो मानने वाला नहीं होता है। अनवर तुरंत उस कब्र के पास जाता है। कब्र के पास जाने के बाद कब्र को खोदना शुरू कर देता है और कब्र खोदने के बाद उस महिला के पार्थिव शरीर को बाहर निकालता है। और उसके बाद ये अनवर उस महिला के साथ गलत काम करने लग जाता है। रहमान इसको मना करता है, लेकिन दोस्तों अनवर अपने काम को अंजाम देता है। और जैसे ही अनवर की सारी इच्छा पूर्ति हो जाती है उसके बाद अनवर उस महिला के पार्थिव शरीर को कब्र के अंदर दफनाकर जो है दफन कर जैसे ही अनवर की नजर ये सब खत्म हो जाता है उसके बाद वह बाद में रहमान को कहने लगता है कि चलो कुछ देर तक और बैठकर शराब पीते हैं। आज भी ये दोनों वहां पर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद ये दोनों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद रहमान अपने घर की तरफ चल जाता है।
तो फरीद अपने घर पर वापस आ जाता है और पति पत्नी सलमा को कहने लगता है कि सलमा देखो, मेरी 2 इच्छा पूरी हो चुकी है और कोई तीसरी इच्छा बाकी है। जैसे ही हमारी तीसरी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास भी अच्छा सा एक बेटा पैदा हो जाएगा। सलमा भी खुश हो जाती है और ये दोनों अंधविश्वासी होते हैं और अंधविश्वासी पर इनका विश्वास काफ़ी गहरा हो चुका होता है। इस तरीके से कई दिनों का वक़्त गुज़र जाता है और एक तारीख आ ही जाती है, 22 दिसंबर 2024 का दिन होता है। सुबह के करीब 10:30 बजे का आसपास वक्त रहा होता है, अपने घर से खाना खाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है। बीच रास्ते में उसको 2 व्यक्ति मिलते हैं। वो रहमान को केवल इतनी बात बताते हैं कि रहमान, तुम्हारी पत्नी अनवर से मिलती है क्योंकि वह अनवर की पीठ पीछे तुम्हारे घर आता जाता है। कई लोगों की ये बात रहमान सुनता है तो देखता है कि यकीन हो जाता है कि अनवर और उसकी पत्नी आयशा छुप छुप कर मिलते जुलते हैं। जैसे ही फरीद इस बात पर यकीन करता है तो फरीद सोचने लगता है कि अनवर को सबक सिखाना ही पड़ेगा और इस तरह से जो है फरीदा जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचता है तो अनवर पर पहले से आ चुका होता है। दोनों कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन फरीद का मन ही मन सोच रहा होता है इसको किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाना है। और पूरे दिन दोस्तों ये कामकाज करते हैं। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो शाम के समय अनवर दोस्तों कहने लगता है कि अनवर आज ये रात यहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं। अनवर भी मान जाता है। उसके बाद अनवर कहने लगता है कि जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होगा, तुम शराब के ठेके से शराब खरीद कर ले आना। पूरे दिन गुजर जाता है। जैसे ही रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो अनवर जो है फरीद को कुछ पैसे देता है और फरीद, तुम जल्दी से जाओ और कुछ शराब की बोतल खरीद कर जल्दी से लेकर आओ। अब जो फरीद होता है पैसा लेता है। पैसे लेने के बाद जो बोतल है शराब की खरीद कर ले आता है। ये दोनों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है, अब दोस्तों जो फरीद का जो दिमाग है वो घूम जाता है। अब इस मजदूर फरीद कहने लगता है कि आज पूरी रात मुझे कब्रिस्तान में गुजारनी है, लेकिन रहमान इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाता है। अनवर साफ-साफ शब्दों में कहने लगता है, पिछले हफ्ते गांव के लोगों ने कब्र में जो महिलाओं की लाशें दफनाई हैं, मैं उन लाशों को निकालूंगा और उनके साथ गलत काम करूंगा। फरीद कहने लगता है कि तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो। उसके बाद अनवर जो होता है बातों को कहे के बाद कब्र खोदना शुरू कर देता है। फरीद अनवर को कहने लगता है कि अनवर, तुम्हें तो पूरी रात गुजारनी है, यहाँ पर शराब की 2 बोतल रख देता हूँ और मुझे अपने घर पर जाना है। तभी वो कहने के बाद फरीद वहां से चल पड़ता है, लेकिन अनवर उसी समय जो है कब्र की खुदाई करना शुरू कर देता है। वह लगातार कब्र को खोदता जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो फरीद होता है गांव के मुखिया राशिद के पास पहुंच जाता है और राशिद को पूरी कहानी सुना देता है। राशिद को बताया जाता है कि जो अनवर है वो कब्रिस्तान के अंदर महिलाओं की लाशों के साथ गलत काम करता है। राशिद जैसे ही रहमान की बात को सुनता है तो उससे पुलिस स्टेशन में फोन करता है और पुलिस को फोन कब्रिस्तान के अंदर आने के बाद बोलता है। उसके बाद रहमान और जो राशिद मुख्य होते हैं, ये दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। कब्रिस्तान में दोनों पहुंचने के बाद देखते हैं कि दोस्तों जो फरीद होता है वहाँ जो महिला की कब्र है उसको खोद रहा होता है और महिला की कब्र को लगभग खोद चुका होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मौके पर पुलिस आ जाती है। उसके बाद अनवर को वहीं पर पकड़ लेती है। काफी देर तक उसकी वहां पर पिटाई की जाती है। पिटाई करने के बाद पुलिस स्टेशन में उसको लाया जाता है और अब अनवर से पुलिस पूछने लगती है। अनवर अपनी पत्नी और अपनी पूरी कहानी को सबके सामने लगता है। अनवर पुलिस को बताता है कि उस 3 महिलाओं के साथ लाशों के साथ गलत काम करना था और उसके बाद उसके पास एक अच्छा सा बेटा पैदा हो सकता है। ऐसा उसने एक तांत्रिक के मुंह सुना था। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस उसकी भी और ज्यादा पिटाई करती है और फिर उसके बाद पुलिस अनवर के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। लेकिन ये बात भविष्य में तय की जाए कि अनवर को सजा क्या मिलनी चाहिए। दोस्तों ये पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, न किसी के दिल को दुखाना मेरा मकसद था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करने का था। दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सचेत करना चाहता हूँ कि इंसान आखिर एक ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आकर भी ऐसा कदम उठा लेता है कि उसे ये भी नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आप इससे इस तरीके के अंधविश्वास पर ना फंसें और आप अपने पूरे परिवार को पूरी तरीके से जागरूक रखें और आप खुद सचेत रहें। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और आप ये वीडियो हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट या कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और अपनी सिटी का प्यारा सा नाम हमें कमेंट में जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।